हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मैट्रिमोनियल केसेज में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और इसके रेफरेंस में आपको एक लेटेस्ट जजमेंट अभी जो कि 16 मई को आया है, यह आपके सामने रखूंगा। और आपके लिए वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि म्यूचुअल डाइवोर्स में बहुत सारी धोखाधड़ी हो सकती है। दोस्तों, ये जिस मामले की आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मामला ऐसा था कि जो पत्नी थी, पत्नी ने सेटलमेंट का जो भी टोटल पैसा तय हुआ था वो सारा का सारा ले लिया। और उसके बाद भी लगभग जो पूरी फैमिली थी वो 9-10 सालों तक जो है लिटिगेशन में जूझती रही। अब ये उन लोगों के लिए सबक हो सकता है जो कि इनिशियल स्टेज पे ही पैसे दे करके सेटल करना चाहते हैं। अब देखिए, एक बात तो ये होती है कि हमने आपको बताया कि यदि आप शुरुआत में ही पैसे देकर के सेटल करोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि उस समय पे उनकी जो डिमांड होती है मनमानी होती है। और अगर आप उस मनमानी डिमांड को पूरा करते हो, दोनों तरह से गलत है। एक तो आपका पैसा भी कई गुना चला जाता है और सेकेंडली समाज को भी एक गलत मैसेज जाता है। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उससे बाहर आ जाओ, जैसे कि ये मामला था। यहां पर पैसे भी दे दिए गए और उसके बाद भी 9-10 साल तक पूरी फैमिली लिटिगेशन में जूझती रही। अब फाइनली जो जजमेंट आया, यहां पर कोर्ट ने ये तो मान लिया कि ठीक है, उसके साथ गलत हुआ और पूरी फैमिली के खिलाफ जो है एफआईआर क्वैश भी कर दी गई। और साथ ही यहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस भी दी कि अगर कोई सेटलमेंट होता है तो इन गाइडलाइंस के तहत होगा, ताकि धोखाधड़ी ना हो सके। तो वो गाइडलाइंस भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मेहनत का पैसा होता है जो कि आप केवल इसलिए दे रहे होते हैं कि आप इस लिटिगेशन में ना पड़े। और आपका कहना होता है कि भाई अधिकतर जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। तो ऐसे में भी आप पैसे दे रहे होते हैं, तो फिर कम से कम इतनी श्योरिटी तो होनी चाहिए कि पैसे देने के बाद आप इन सारी चीजों से बाहर आ जाएंगे, पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाएगा। वो श्योरिटी भी नहीं है, पैसे भी दे दिए, उसके बाद भी अगर आप सालों साल कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। और इनिशियली तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि शुरुआत में पैसा कभी देना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा फाइट करना चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में चीजें खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों, खैर, ये तो एक जनरल बातें हो गई। अभी हम आज की इस वीडियो में जो ये लेटेस्ट जजमेंट है इसके बारे में बात करेंगे कि क्या परिस्थितियां थी, क्या हस्बैंड के साथ हुआ और क्यों सेटलमेंट होने के बाद भी इतना लंबा समय तक उन्हें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है और मैक्सिमम मामलों में ऐसा आजकल होता है। ऐसे बहुत मामले हमारे पास भी आते हैं। वैसे कुछ ये मामला है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और यदि आपके मामलों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप भी एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहे हो या इसी से संबंधित और कोई परिस्थितियां हैं, तो ये मामला आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसको आप अपने मामले में भी जजमेंट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। अब दोस्तों, यहां पर यह हुआ कि हस्बैंड और उसके जो रिलेटिव्स थे उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एज यूजुअल 498 406 34 आईपीसी में उन लोगों ने क्या किया, अपनी तरफ से एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर दी। वैसे मैं तो, जहां तक मेरी ओपिनियन तो यही रहती है कि भाई आपको एंटीसिपेटरी बेल में ऐसे मामलों में नहीं जाना चाहिए जब तक कि धाराएं ऐसी ना हो कि आपको गिरफ्तारी का कोई संदेह हो। तो ये धाराएं ऐसी है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बंदे एंटीसिपेटरी बेल में चले गए। अब एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पे भी कोर्ट ये देखता है कि भाई मैट्रिमोनियल विवाद है, तो पहले मामले को मीडिएशन में डालता है। अब मीडिएशन में मामला गया तो मीडिएशन में दोनों पार्टीज का सेटलमेंट बन गया। लड़की वालों ने डिमांड करी, वो देने को रेडी हो गए और एक एमिकेबल सेटलमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो गया। अब दोस्तों, जब ये एमिकेबल सेटलमेंट हो गया, इसके बाद जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने अपनी तरफ से एफआईआर क्वेश्चन के लिए पिटीशन लगाई और इसी सेटलमेंट के आधार पर उसकी एफआईआर को क्वेश कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, मीनवाइल जो पिटिशनर थी, यानी जो लड़की थी जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, जो कंप्लेनेंट थी, उसका माइंड चेंज हो गया। और जब बाकी लोग जिनको समन हुए, जो बाकी फैमिली के मेंबर्स थे, और वो लोग भी क्वेश्चन के लिए आए, तो वहां पर आकर के उसने बयान दे दिया कि मेरा जो सेटलमेंट है, जो एग्रीमेंट है, ये केवल हस्बैंड के साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ, इसलिए बाकी लोगों की कोई भी क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। और यह बात दोस्तों उसने बोली आफ्टर रिसीविंग एंटायर अमाउंट ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट, इवन आफ्टर रिसीविंग अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ एफआईआर। और दोस्तों, खास बात यह है कि जो एमिकेबल सेटलमेंट था, यह वर्ष 2014 में हो गया था और कोर्ट ने माना कि इस तरह तो यह मामला सेटलमेंट के और 10 साल बाद तक भी लटक सकता है। और देखिए, वही बात है, 2023 में जजमेंट आ रहा है, 2014 में एमिकेबल सेटलमेंट हो गया था, यानी सेटलमेंट के बाद भी कितना लंबा समय तक ये चीजें चली। तो दोस्तों, कोर्ट ने जब पूरे मामले को ऑब्जर्व किया तो देखा कि भाई जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ उसके कंटेंट के आधार पर इतना तो है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट सबके रेफरेंस में किया गया है, लेकिन सेटलमेंट में इन चीजों को खुल करके नहीं लिखा गया था। जैसे कि हमने आपको बताया कि म्यूचुअल डाइवोर्स की जो पिटीशन होती है आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हर एक चीज को कवर अप किया जाना चाहिए। तो वही चीजें जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यहां पर कोर्ट ने भी देखी और कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी कि भाई यदि आपका एमिकेबल सेटलमेंट होगा तो उन सेटलमेंट में ये चीजें मेंशन होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल हाईकोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी, हम उस पर बात करते हैं। पहला, उन्होंने बताया कि पार्टीज का नाम बिल्कुल स्पेसिफाई होना चाहिए। सेकंड, इस प्रकार के टर्म्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे पिटिशनर, पिटिशनर्स, रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट्स, बजाय इनके आपको पूरा नाम उन बंदों का खोलना चाहिए। तीसरा पॉइंट बताया कि सारी डिटेल्स इंक्लूड करनी चाहिए, एवरी डिटेल।
चौथा पॉइंट ये बताया कि टाइमलाइन तय होनी चाहिए उसके कंप्लाइंस के लिए कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हो रहा है इसके बिहाफ पे म्यूचुअल डाइवोर्स कब तक होगा, कब तक केसेज वापस ले लेंगे, उसकी टाइमलाइन निश्चित होनी चाहिए, सेटलमेंट एग्रीमेंट में आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 बताया कि इसमें एक डिफॉल्ट क्लॉज भी रखा जाना चाहिए जिसको खुद आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो उसमें रहेगा। छठा पॉइंट बताया कि मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा होना चाहिए कि आप कैसे पेमेंट करेंगे, डीडी से करेंगे, चेक से करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, वो चीज भी पहले से मेंशन होनी चाहिए। और सातवां पॉइंट बताया कि यदि कोई फॉलोअप डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो उसके साथ एनेक्स्टर किए जाने चाहिए। आठवां पॉइंट बताया कि जो केस हैं उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, यानी जो भी केस चल रहे हैं दोनों पार्टीज के बीच में उनका ब्यौरा भी सेटलमेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। इसके अलावा कोई क्रिमिनल कंप्लेंट है, कोई क्रॉस केस हुए हैं तो उनका ब्यौरा भी इसमें होना चाहिए। 10वां पॉइंट बताया कि रीड एंड अंडरस्टूड का क्लॉज होना चाहिए कि दोनों पार्टीज ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया है, दोनों पार्टी के साइन उस पर होने चाहिए। और अगला पॉइंट बताया कि क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस बात पर भी बल दिया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, तो जो मीडिएशन सेल होती है, जो मीडिएटर होता है, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एग्रीमेंट होता है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बनाया जाए। अब दोस्तों आज के समय पे क्या होता है, जनरली जब इस प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं बड़े कच्चे से हो जाते हैं, यानी सिंपल ये लिख लिया जाता है इतने में मामला सेट हुआ, इतना देगा और ये खत्म, यानी डिटेल्स होती ही नहीं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट्स वाई हम आपको हमेशा से बताते रहे कि आपकी ड्राफ्टिंग सब कुछ होती है, आपकी केस की जान होती है। स्पेशली अगर आप कोई एमिकेबल सेटलमेंट कर रहे हो, कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, कोई म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर रहे हो, तो इनमें आपकी ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का पूरा रास्ता बंद हो जाए। वहां अगर कमियां छोड़ोगे तो रिजल्ट ऐसे ही होते हैं। जाओ, आपको इस मामले में देखने को मिला कि 2014 में एमिकेबल सेटलमेंट होने के बाद, सारा पैसा देने के बाद भी इतने वर्षों तक लिटिगेशन को चलाना पड़ा, और फाइनली अब 2023 में इसका जजमेंट आया जब सब लोगों के खिलाफ जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी अमाउंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा है फिर भी आप देते हैं इसलिए कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले, और उसके बाद भी आपको कोर्ट कचहरी के इतने साल तक धक्के खाने पड़ते हैं? तो इसलिए आपको संभल संभल कर मैट्रिमोनियल केसेज में चलना है। कुछ भी हो सकता है, जुबान पे तो आप भरोसा किसी की कर ही नहीं सकते, दोनों ही पार्टीज जुबान पे भरोसा नहीं कर सकती। यानी जो आपके पास आपकी सेफ्टी का मीडियम है वो केवल और केवल आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को कितना अच्छा और कितना मजबूत बनाते हैं, केवल वो ही आपको सेव कर सकता है, और कोई दूसरा रास्ता आपको सेव करने का नहीं है। इसलिए फोकस केवल आपको उस बात पे करना है। आप लोग की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके आप इस मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके मामलों की परिस्थितियां सेम होने पर इसे अपने मामलों में यूज करके लाभ भी उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।